गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। कथनांक का उन्नयन समझाकर कथनांक उन्नयन स्थिरांक के बी का सूत्र समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सवाल बहुत सी बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आ गए, कई बार 1 नंबर के OMR के तौर पे भी इसी इक्वेशन के आधार से सवाल पूछे गए, या कई बार पूरा टॉपिक 3 नंबर में पूछा गया है। दोबारा अपने सवाल देखते हैं। कथनांक का उन्नयन समझाकर कथनांक उन्नयन स्थिरांक के बी का हमें सूत्र ज्ञात करना है। अब उसके लिए सबसे पहले आपको एक लाइन बता दी है, द्रव का तापमान बढ़ने पर उसका वाष्प दाब बढ़ता है। यानी कोई भी द्रव, मान लो अपने एक कांच के ग्लास के अंदर पानी भरा है, जल भर दिया है, तो जल को अपने गर्म करेंगे तो उसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। वो वाष्प दाब उसका क्या होगा, बढ़ेगा। यानी तापमान बढ़ने पर उसका वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ता है। अब कभी भी जल को आपने जब गर्म किया होगा तब आपने देखा होगा तो उसमें वाष्प बनने का जो प्रवाह है वो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जब वाष्प बनने का प्रवाह बढ़ेगा तो उसी वजह से उसका वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता है। यानी आपको केवल एक चीज़ ध्यान में रखनी है, द्रव का तापमान बढ़ने पर उसका वाष्प दाब बढ़ता है। अब यहाँ पे जो वाष्प दाब के आधार से एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप कोई भी द्रव हो उसको कहाँ तक उबालना है। ध्यान में रहे बात, कहाँ तक उबालना है, तो जब तक उसका दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर ना हो जाए तब तक। यानी कि जब आप किसी द्रव को उबालते हो, यानी उसको गर्म करते हो, उस पर तापमान देते हो, तब जब उसका दाब एक वायुमंडलीय दाब हो जाए तो उससे ही हम क्या कहते हैं, उसका कथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, कथनांक। दोबारा मैं बोल देता हूँ, जब किसी भी द्रव को आप जब उबालते हो और तब कहाँ तक उबालना है, जब उसका दाब एक वायुमंडलीय हो जाए तब तक, तो उस तापमान को उसका कथनांक कहा जाता है। उसका अपने एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो जैसे कि आपको जल का कथनांक पता है, जैसे कि 100 सेल्सियस हम जानते हैं, यानी 373.15 केल्विन या 100 सेल्सियस ताप पर जब वो उबलता है तब जल का जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा, एक वायुमंडल। यानी जब जल 100 सेल्सियस तापमान प्राप्त कर लेता है तब उसका दाब कितना होता है, एक वायुमंडल। या ऐसा भी कह सकते हैं, जब जल का दाब एक वायुमंडल हो तब उसका तापमान 373.15 केल्विन या 100 सेल्सियस हो सकता है। अब यहाँ पे ये एक वायुमंडल को हमने किस में रूपांतर कर दिया है, बार के अंदर। तो बार कितना होगा, 1.013 बार। ये एक वायुमंडल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, बार के अंदर। सिंपल सी बात है, आपको द्रव को तापमान देना है, तापमान देने से वो उबलेगा। और कहाँ तक उबालना है, जब तक उसका जो दाब है वो एक वायुमंडल हो जाए तब तक। जब एक वायुमंडल हो जाएगा तो उस तापमान को उसका हम क्या कहते हैं, कथनांक कहते हैं। अब उबलेंगे तो वो वाष्प में आएगा, लेकिन अगर मान लो उबलने से वो किस में आ जाता है, वाष्प में आ जाता है। लेकिन अगर मान लो अवाष्पशील हो, क्या हो, अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय यानी कि वो जो पदार्थ होगा जो विलायक में घुला होगा, विलय पदार्थ, वो अवाष्पशील है, यानी वो वाष्प में रूपांतर होगा नहीं। अगर ऐसा पदार्थ उपस्थित हो तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो वाष्प में रूपांतर होगा नहीं। अगर वो वाष्प में रूपांतर नहीं हो जाता है, इसीलिए उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब उसी के आधार से यहाँ पे आपको एक ग्राफ के आधार से चित्र में बता दिया है शुद्ध विलायक। क्या बता दिया है, शुद्ध विलायक, जैसे कि जल और विलयन में का जो वाष्प दाब में जो परिवर्तन है वो किस तरह से दर्शाया जाता है वो। यानी एक आपका शुद्ध विलायक है और एक क्या है, विलयन है। अब वो उदाहरण के आधार से देखते हैं।
तो जब हम उदाहरण के आधार से देखते हैं तो यहाँ पे उदाहरण के आधार से आपको बता दिया है सुक्रोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब। जो सुक्रोज है उसका जो जलीय विलयन है उसका वाष्प दाब है 373.15 केल्विन, और उसका जो उस समय जो आपको दाब होगा वो एक वायुमंडल से कम हो जाएगा या 1.013 बार से क्या हो जाएगा, कम। ऐसा कम क्यों? क्योंकि विलयन के अंदर क्या डाल दिया हमने, सुक्रोज। सुक्रोज डालने पर उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले केवल जल था तो जल का जो दाब होगा वो कितना होगा, या तो एक वायुमंडल होगा या तो 1.013 बार होगा। जैसे ही हम उसको अंदर सुक्रोज डालते हैं, यानी वो सुक्रोज का जैसे ही जलीय विलयन बनेगा तो जो उसका वाष्प दाब है वह एक वायुमंडल दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम उसी के आधार से अब हमें क्या कर देना है, तो एक वायुमंडल करना है या फिर 1.013 बार करना है। तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उस विलयन को हमें तापमान देना है। जैसे जैसे हम ताप देंगे वैसे वैसे वह उबलेगा। और कहाँ तक उबालना है, जब तक उसका वाष्प दाब एक वायुमंडल या 1.013 बार हो जाए तब तक। तो उसको हम उसका क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। यानी वो हमने बता दिया। अब यहाँ पे उसके आधार से आपको जो आगे मैंने बात बता दी वही लिखिए। किसी भी विलयन का क्वथनांक यह शुद्ध विलायक के क्वथनांक से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। शुद्ध विलायक का हमने देखा था, जैसे कि पानी का कितना था, 100 सेल्सियस। अब उसके अंदर हमने क्या डाल दिया था, चीनी डाली। तो चीनी डालने से उसका दाब क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन तापमान वही था। तापमान क्या था, वही था। यानी अब जैसे अपने उसके अंदर क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे, तो तापमान तो वही रहेगा, लेकिन उसका जो दाब है वो कम हो जाएगा। तो दाब को वापस से एक वायुमंडल करने के लिए हमें तापमान और क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि उसका जो तापमान होगा वो उसमें क्या आती है, वृद्धि आती है। क्वथनांक में क्या आ जाती है, वृद्धि आ जाती है। और उस वृद्धि को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। दोबारा बोल देते हैं। मान लो जैसे कि पानी है, उसका जो क्वथनांक है वो तो 100 सेल्सियस, वो तो तय है, वो शुद्ध विलायक हुआ। पानी क्या हुआ, शुद्ध विलायक हुआ। उसका कितना है, 100 सेल्सियस। लेकिन जब उस विलायक में हम चीनी डाल देते हैं, सुक्रोज डाल देते हैं, तो उसका जो दाब होगा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दाब कम हो जाने के कारण वापस से उसको एक बार करने के लिए पहले जितना तापमान था उस तापमान में और हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और बढ़ाने से उसका जो तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और उसी वृद्धि को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब यहाँ पे उसी बात के आधार से ग्राफ से हम देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये देख रहे हो आप, केवल लिखा है विलायक। क्या लिखा है, विलायक। और ये क्या लिखा है, विलयन का ग्राफ है। ये हमने वाष्प दाब विरुद्ध तापमान का ग्राफ जोड़ दिया है, वाष्प दाब विरुद्ध तापमान का ग्राफ दिया है। अब वाष्प दाब यहाँ पे कितना है, एक एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय या 1.013 बार। अब यहाँ पे आप देख रहे हो वो तो एक बार ही लाना है, इसलिए हमने क्या खींच दी, सीधी लाइन। अब ये विलायक, मान लो ये कितना सेल्सियस है, 100 सेल्सियस। शुद्ध विलायक है, क्या है भाई, शुद्ध विलायक वो 100 सेल्सियस पे है। जब उसके अंदर हम क्या डालेंगे, सुक्रोज डालेंगे, तो सुक्रोज डालने पर उसका वाष्प दाब कम होगा। अब वाष्प दाब को वापस एक एटमॉस्फेयर करने के लिए हमें और तापमान देना पड़ेगा, क्योंकि तापमान देंगे तभी तो वाष्प दाब बढ़ेगा। तो ये हमने तापमान को क्या कर दिया, बढ़ाया। देखो लाइन इस तरफ जा रही है और लाइन इस तरफ जाने का मतलब क्या है, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। यानी थोड़ा हम तापमान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर, अब ये जो तापमान मिला एक बार में, उसे हम ये विलयन का, इसलिए हम उसे हम कैसे दर्शाते थे, टीवी के आधार से। और ये शुद्ध विलायक का तापमान था,
तो उसे टीबी 0 के आधार से दर्शा देते। अब टी यानी तापमान, बी यानी क्या, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, कथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और उसी बॉइलिंग पॉइंट के आधार से सिंबल के तौर पर हमने क्या रखा है, बी रखा है। और ये शुद्ध था, शुद्ध विलायक था, उसीलिए हमने उसको 0 के आधार से मेंशन कर दिया, और यहाँ पे विलयन का था इसीलिए टीबी। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालने के लिए आपका इक्वेशन बनेगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी 0। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी 0, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब प्रायोगिक परिणाम के आधार से ध्यान में रखने वाली बात है, हम जो बात करें वो किसके आधार से बता रहे हैं, प्रायोगिक परिणाम के आधार से। जो आगे हमने जो बात की है अब उसी बात को हम प्रायोगिक परिणाम के आधार से बता रहे। तो जो कथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी, अभी हमने जो डेल्टा टीबी का सूत्र देखा था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या था, तो टीबी माइनस टीबी 0। टीबी यानी कि विलयन का जो एक वायुमंडलीय दाब पर जो तापमान आया वह, और टीबी 0 यानी शुद्ध विलायक का एक वायुमंडलीय दाब पर जो तापमान आया वह, ये उसका सूत्र था। अब कथनांक उन्नयन जो डेल्टा टीबी और मोलर सांद्रता जो विलयन की अंदर जो उपस्थित जो विलय की मोलर सांद्रता, दोनों क्या होते हैं, समानुपाती। क्या होते हैं, समानुपाती। और ये हम प्रायोगिक परिणाम के आधार से बता देते हैं। ये हम कैसे बता देते हैं, प्रायोगिक परिणाम के आधार से, यानी इसी के आधार से आपका इक्वेशन बनेगा। प्रायोगिक परिणाम के आधार से हमें क्या पता चला, एक कथनांक का उन्नयन और विलय की मोलर सांद्रता वो समानुपाती होती है, यानी कि जो कथनांक का उन्नयन और विलयन में जो उपस्थित विलय की जो मोलर सांद्रता होती है वो समानुपाती होती है। ये हमें प्रायोगिक परिणाम से पता चला। अब उसी के आधार से हम इक्वेशन बता देते। तो ये जो डेल्टा टीबी प्रपोजनल टू एम, समानुपाती का चिन्ह बता दिया। अब इसी समानुपाती चिन्ह को निकालने के लिए मैंने इक्वल टू रखा और उसको हमने स्थिरांक के साथ जोड़ दिया। तो स्थिरांक हमने क्या रखा, के बी, के यानी कि स्थिरांक को हम के कहते हैं। बी क्यों, आगे जो आपको बताया था कथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और उसी बॉइलिंग पॉइंट के आधार से हम उसे बी के आधार से दर्शा रहे हैं। यानी आपका इक्वेशन बनेगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम यानी क्या है, मोलल सांद्रता। ध्यान में रखने वाली बात है, स्मॉल एम है मोलल सांद्रता। अब मोलल की तो परिभाषा आप जानते ही हो, मोलल अर्थात क्या होता है, तो 1 किलोग्राम विलायक में, यानी विलायक कितनी क्वांटिटी में होगा, 1 किलोग्राम, जो विलय के उपस्थित उसमें विलय के मोल की संख्या। और के बी क्या है, कथनांक उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पे एक मार्क के OMR के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, के बी की जो इकाई है वह केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दी है। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स के बी की इकाई 1 नंबर के OMR के लिए पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे जो आपको बता दिया है, जो मोललता का जो इक्वेशन रखा है, यहाँ पे मोललता का जो इक्वेशन आपको ध्यान में ही है, W2 यानी कि क्या है, विलय का द्रव्यमान। विलय का क्या है, द्रव्यमान। और M2 क्या है, विलय का मोलल द्रव्यमान, मोलिकुलर वेट। किसका, विलय का। M2 क्या है, विलय का मोलिकुलर वेट। और W1 क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब ध्यान देने वाले, यहाँ 1000 आ गया, इसलिए ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। अगर मान लो 1000 ना लिखा होता तो यहाँ पे क्या आता, किलोग्राम, जो 11वीं कक्षा में हम देख चुके हैं। W2 विलय का द्रव्यमान, M2 विलय का मोलिकुलर वेट, W1 विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। क्यों भाई ग्राम में, क्योंकि ऊपर 1000 रखा है इसलिए। अगर ऊपर 1000 ना रखा हो तो ये किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। अब ये जो इक्वेशन है
उसको अपने कहाँ पे रखते हैं, समीकरण 2 में, ये वाले में। तो डेल्टा टीबी का डेल्टा टीबी, केबी का केबी, और एम की जगह पे ये पूरा इक्वेशन हम मेंशन कर देते हैं। तो ये हमने रख दिया। तो जो आपका इक्वेशन बनेगा, ध्यान में रखने वाली बात है, जो डेल्टा टीबी के स्थान पे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी का क्या रखा, केबी, और ये पूरा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया, वही रख दिया। यानी ये डेल्टा टीबी का क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन गया। डेल्टा टीबी यानी क्या है, तो कथनांक का उन्नयन। डेल्टा टीबी यानी क्या है, कथनांक का उन्नयन। केबी यानी क्या है, तो कथनांक उन्नयन का स्थिरांक, कथनांक उन्नयन का स्थिरांक, जिसकी एसआई मात्रक भी आपको दे दी। W2 क्या है, विलय का द्रव्यमान। M2 क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान। W1 क्या है, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, ये भी ग्राम में आएगा, ये भी ग्राम में आएगा। अब इसी इक्वेशन में अगर M2 को इक्वेशन का कर्ता करेंगे तो डेल्टा टीबी बटे में आ जाएगा। वैसे ही अगर मान लो मैं केबी को इक्वेशन का कर्ता करूँ तो ये सारी चीज़ें ऊपर चली जाएगी और ये 1000 और W2 कहाँ पे आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। उसी के आधार से ये 3 इक्वेशन बन रहे हैं कंप्लीट। ये जो इक्वेशन है उसे हम कथनांक उन्नयन का जो इक्वेशन बताएंगे, उसी के आधार से हम नेक्स्ट वीडियो में अपने सवाल भी देख लेंगे।